नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद जगेंद्र सिंह के आवास पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, परिजनों से मिल दिया हर संभव मदद का भरोसा। सरोवर नगरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने किया कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट के पास जंगल में 32 साल के युवक के शव मिलने से हड़कंप, हत्या की आशंका। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पालतू हाथियों की होगी ब्लड सैंपलिंग, डीएनए प्रोफाइल की जाएगी तैयार। पौड़ी जिले में 56,000 से अधिक नौनिहालों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। देहरादून में लॉटरी के चक्कर में गंवाए 1.5 लाख से ज्यादा रुपए, पुलिस को बताई आप बीती। सियाचिन में जगेंद्र सिंह चौहान ग्लेशियर टूटने से शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर कल सुबह उनके आवास पहुंचा था, जिसके बाद हरिद्वार में शहीद का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। देर शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद जगेंद्र सिंह चौहान के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के पिता को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। डोईवाला पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव ड्यूटी से वापसी के दौरान देवप्रयाग सड़क दुर्घटना में मृतक भानेवाला निवासी रणवीर सिंह नेगी और भाजपा नेता परवीन कनौजिया के परिजनों से भी भेंट की। हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान का दुर्गति को प्राप्त हुए हैं और हम परिवार के साथ हैं और हमारे पूरे उत्तराखंड हमारी वीरभूमि है और हमेशा शहीदों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, हमारी स्मृति में रहेंगे और हमेशा आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति में रहें, उसके लिए भी हम कुछ न कुछ निश्चित रूप से हम आगे करेंगे, जिससे कि आने वाले जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, सब उनसे प्रेरणा लें और देशभक्ति का जो जज्बा हमारे यहाँ है वो और प्रखर हो। इस समय में परिवार के ऊपर भी बहुत बड़ी विपदा आई है। भगवान जो है उनके सभी परिवार के लोगों को, माता पिता को, उनके पारिवारिक लोगों को, सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास मौसम वैज्ञानिक की सटीक भविष्यवाणी के चलते बारिश का दौर जारी हो गया, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट आ गई। तेज हवाओं के साथ ठंड भी पड़ने लग गई। लोगों ने गर्म कपड़ों के साथ साथ आग का सहारा भी लिया। यहाँ बता दें कि देर रात से ही आसमान में घने बादल मंडरा रहे थे, जिसके चलते सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास बारिश पड़ने का सिलसिला जारी हो गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गढ़वाल डीआईजी एस नगनियाल ने कोटद्वार पहुंचकर कोटद्वार कोतवाली का निरीक्षण करते हुए कहा कि 14 फरवरी को पुलिस के जवानों ने मतदान दिवस पर बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य किया। अब महाशिवरात्रि, होली, कावड़ की भी चुनौती है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार यातायात व्यवस्था भी जल्द सही हो जाएगी। पुलिस भर्ती भी हो रही है, जो 2 सालों से बंद रही। आज के समय में, वर्तमान समय में सबसे बड़ा चैलेंज यातायात है। पूरे वर्ल्ड ओवर जहाँ भी देखिए आप, यातायात सबसे बड़ा, उसको रेगुलेट करना सबसे बड़ी चैलेंज है। दूसरा चैलेंज हमारे पास साइबर क्राइम से निपटना, जो अमूमन हर किसी के साथ इस तरह से ठगी की जाती है, जो बड़ी मेहनत के साथ अर्जित धनराशि को थोड़ी सी उसके मन को लुभावना, कुछ इस तरह से पेश करके उसके साथ जो ठगी की जाती है, तो वो उसको वर्कआउट करना हमारे पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। साइबर क्राइम तो है लेटेस्ट, आपने देखा होगा पहले एसओजी और एसटीएफ वगैरह हुआ करते थे। एसओजी है ही है अभी भी, लेकिन सीओ ऑफ की अलग से नियुक्त की गई है, जो स्पेशली इन सब चीज़ों को देखेंगे। और साइबर सेल बनाए हैं, साइबर थाने बने हुए हैं। उसके बाद वहाँ रिकमेंड करके उसको एनालाइज करके जो भी जांच वगैरह है वो करके वो जो मुलजिम है उनको वर्कआउट करने का प्रयास करें। सितारगंज नेशनल हाईवे 74 नए बाईपास बटेश्वर की चक्की के पास खटीमा से आ रही बाइक सवारों को स्विफ्ट कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया, जिसको लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस द्वारा सितारगंज स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार कर हल्द्वानी सुशीला तिवारी उसे रेफर कर दिया। वहीं डॉक्टर राजेश आर्य ने कहा कि युवक की आयु लगभग 22 वर्ष है। युवक उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का निवासी है। युवक के बाएं पैर की हड्डी टूट चुकी है। उसको बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर सुशीला तिवारी के लिए रेफर किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आयु उनकी लगभग 22 वर्ष है। ये एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई, जिस कारण से इनके पैर की
बाएं पैर की हड्डी टूट गई है। इनको हम प्राथमिक उपचार दे रहे हैं और प्राथमिक उपचार देने के बाद इनको बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर इनको संदर्भित करेंगे, उसकी व्यवस्था। डोईवाला कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण सीओ अनिल कुमार शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें मालखाना, रजिस्टर और हथियारों की जांच की गई। इस दौरान सीओ अनिल कुमार ने बताया कि थानों का अर्धवार्षिक निरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है ताकि थाने की कार्य प्रणाली में तेजी लाई जा सके, साथ ही हथियारों की भी जाँच की जा सके। परीक्षण के दौरान थाना कर्मचारियों ने भी सीओ के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिसके लिए सीओ अनिल कुमार द्वारा समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया गया। वहीं सीओ द्वारा आमजन से कोविड गाइडलाइन का भी सही तरह से पालन किए जाने की भी अपील की गई। इस दौरान डोईवाला कोतवाल परवीन कोसियारी और एसएसआई विक्रम राज पवार भी मौजूद रहे। जैसा कि विदित है कि प्रत्येक थाने में वर्ष भर में वार्षिक एवं अर्धवार्षिक मुआयने किए जाते हैं, निरीक्षण किए जाते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज थाना डोईवाला पर अर्धवार्षिक निरीक्षण है। इसमें थाने से संबंधित सभी दस्तावेज और आर्मरी, हथियार, भवन, मैस और कर्मचारियों की समस्याएं और अन्य जितने भी यहाँ पर दस्तावेज हैं उनका सत्यापन किया जाता है। इस देश से पुलिस में एक तो प्रोफेशनलिज्म बना रहे और अपडेट रहें सब लोग, और अगर किसी प्रकार की जैसे हथियार है सब जो, और हथियार काम करना बंद कर देगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो इसकी समय समय पे चेकिंग हो जाती है, अपडेट हो जाते हैं और पुलिस में एक अलर्टनेस बनी रहती है। उधम सिंह नगर की किच्छा चीनी के गऊ घाट धौराराम क्षेत्र के किसानों ने चीनी पहुंचकर गन्ना प्रबंधक कृषि पाल सिंह से गन्ना सेंटर के अधिकारियों की शिकायत करते हुए कहा कि गन्ना सेंटर पर काम करने वाले अधिकारी सिर्फ बड़े किसानों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, छोटे किसानों के हितों को दरकिनार किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि सेंटर पर बड़े किसानों को बिना पर्ची के ही गन्ने की तौल हो रही है, जबकि छोटे किसानों के पास पुरानी पर्ची होने के बावजूद भी उनका गन्ना नहीं तुल पा रहा है। ऐसे में छोटे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो हमें अपने गन्ने में खुद ही आग लगानी पड़ेगी। क्योंकि मैं मान सिंह ग्राम बखपुर से हूँ, रुद्रपुर सानी बीज सेंटर है, यहाँ पे हम गन्ना सप्लाई करते हैं। मगर आए दिन दिक्कत की ये परेशानी हो रही है कि जब से सेंटर लगा है, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी आदि बीत चुकी है, मगर स्थिति ये रही कि शुरू से लेके अब तक आदमी जो है 3-3 दिन, 6-6 दिन में गन्ने की ट्रॉली उठ पाती है। वो और क्या कहते हैं, व्यक्ति विशेष का गन्ना इसलिए तुल पाता है क्योंकि डंपी साहब का पहले से गन्ना तुलता था। मगर किसान जो आम काश्तकार हैं, छोटे किसान हैं, वहाँ उनका कहना यह है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डंपी साहब की 4 ट्रॉली आई, वाहन एक ही मिला हुआ है, अगर उस वाहन में डंपी साहब का ही गन्ना जाएगा तो बाकी किसान कहाँ जाएंगे? उनका तो नंबर फिर 4 दिन के बाद उन्हें वाहन मिल पाएगा। और बाकी साहब ये है कि अगर व्यक्ति विशेष का ही गन्ना लिया जाएगा तो बाकी किसान जो है अपना क्या काम करेंगे? वो अपना गन्ना फिर जलाने के उस कगार पर पहुंचेंगे, गन्ना जलाएंगे, क्या करें? फिर यही दिक्कत परेशानी रहेगी। बाकी सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है हमें कि भाई आने वाले समय में कल से देखो सुचारू रूप से व्यवस्था कर दी जाएगी, 3 से 4 वाहन आपको डेली दिए जाएंगे। किसान मिलकर जीएम साहब के पास आए हैं। हमारा गन्ना जो है पर्ची आने के बावजूद तुल नहीं पा रहा, व्यक्ति विशेष का गन्ना तुलता है और व्यक्ति विशेष का तुल जाए उसमें भी हमको कोई परेशानी नहीं है। व्यक्ति विशेष के साथ साथ उनके और जो 4-5 लोग हैं वो उनका नाम ले लेकर अपना भी गन्ना तुलवाते हैं। हमारे जो छोटे छोटे किसान और काश्तकार हैं वो परेशान हो गए हैं। 8-8 दिन ट्राली खड़ी रहती है, गाड़ी ना होने की वजह से गन्ना तुलता नहीं है, गन्ना सूख रहा है। तो यही समस्या हमने उनके साहब के सामने रखी है, लेकिन अब देखिए कैसे संतुष्ट हो पाते हैं हम लोग। सेंटर है रुद्रपुर सानी बी सेंटर है, उस सेंटर पर डंपी साहब जो हैं वहाँ में बड़े काश्तकार हैं, एक पहले से आज से नहीं, शुरू से उनका कभी नंबर नहीं लगा। जब उनकी ट्राली आती है तो बिना नंबर के ही तोली जाती थी आज तक सदैव, बड़े फार्मर। बाकी इनकी समस्या है, इनकी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था थी, थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मिल ख़राब थी एक दिन, मिल अब ठीक हो गई हमारी, मिल क्लीनिंग में थी, मिल क्लीनिंग हो गई है। आज से वहाँ लगातार 4 वाहन चल रहे हैं, 4 ही रहेंगे वहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब उनके पास जिनका ज़्यादा गन्ना होता है, ज़्यादा गन्ना उनका निकल नहीं सकता, सबके साथ अगर सबका लेके चला जाएगा। ये समय गन्ना समिति से जो बड़े फार्मर्स उनको डेली पर्ची दी जा रही है ताकि उनको गन्ना समय से निकल जाए। लोगों ने समस्या रखी है, गन्ना इनका तुलना चाहिए। जो लोग समय यहाँ खड़े हैं, अभी हमारे साथ आए जो लोग, इनका गन्ना समय से तुलना चाहिए, इनका गन्ना समय से तोला जाएगा। मैंने संबंधित बाबू से कह दिया है कि एक डंपी को छोड़ करके बाकी सबके नंबर लगाए जाएंगे, जिसके लिए काश्तकार सब सहमत हैं और इनके सबके सहयोग से ही काम किया जाएगा। सेंटर पर गन्ना क्रैकेंद्र हमारा जो है समय से बंद किया जाएगा, सबका गन्ना समय से उठाया जाएगा। इन सब काश्तकारों के सहयोग से ही काम किया जाएगा।
पचफादुन क्षेत्र में धड़ल्ले से भरे पेड़ों पर आरियां चलाकर उनका कत्ल किया जा रहा है और संबंधित विभाग महज जुर्माना वसूलने की कार्यवाही कर अपने काम की इतिश्री कर रहा है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून का डोईवाला से लेकर विकासनगर तक का एरिया कभी फल पट्टी क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, जो कि आज भी सरकारी दस्तावेजों में फल पट्टी क्षेत्र के नाम पर दर्ज है, जहां पर लगने वाले आम और लीची की डिमांड देहरादून ही नहीं देश के अन्य राज्यों में मशहूर रही है। लेकिन अब शायद ही हमको यहाँ के आम और लीची की महक और स्वाद देखने को मिले हैं। दरअसल उत्तराखंड बनने के बाद जमीनों के दामों में दिन प्रतिदिन आ रहे उछाल और बढ़ती जनसंख्या के चलते पचफादुन क्षेत्र की कृषि भूमियों को मनमाने ढंग से अवैध प्लांटिंग करके ठिकाने लगा दिया गया है। वहीं बागानों में हरे भरे पेड़ों पर आरियां चलाकर वहां भी कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए हैं। इन दिनों भी एक के बाद एक हरे भरे पेड़ों पर आरियां चलाकर उनका कत्ल किया जा रहा है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट भास्कर चूक का कहना है कि संबंधित विभागों और भूमाफियाओं की सांठ-गांठ के चलते इस खेल को खेला जा रहा है। लगातार हो रहे अवैध कटान के चलते पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँच रहा है, जिसको लेकर वो जल्द ही हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या आप कुछ मानते हैं कहाँ खामियां है, कहाँ नहीं बोल सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जिन विभागों की जिम्मेदारी वनों को, पेड़ों को, पर्यावरण को बचाने की है, वही विभाग अपनी अकर्मण्यता के चलते या आपराधिक लापरवाही के चलते या अपने सहयोग के चलते वृक्षों के अवैध कटान में सहायक बने हुए हैं। 15 पेड़ की परमिशन और उसके बाद 15 पेड़ के बाद 2-4 पेड़ ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं, 50 पेड़ का जुर्माना। और उसके बाद जब जनप्रतिनिधि वन उद्यान विभाग को कॉल करते हैं उसके बाद ये लोग 73 पेड़ का मुकदमा दर्ज कराते हैं। कहाँ सोया हुआ था उद्यान विभाग का अधिकारी तब तक? क्यों नहीं उन्होंने पूरे के पूरे जंगल साफ, पूरे के पूरे बाग साफ। और तुर्रा ये MDDA कैसे उस जगह पे निर्माण कार्य होने दे रहा है? पिछले आप 2-4 साल का अगर रिकॉर्ड देख लो, यहाँ पर विकासनगर पचफादुन क्षेत्र में जितने भी पेड़ थे सारे के सारे साफ किए जा रहे हैं। अभी मार्च नहीं आया, फरवरी में इतनी गर्मी हो गई है, पर्यावरण की इन्होंने ऐसी की तैसी करके रख दी है। हम इसमें माननीय हाई कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं, ये हम बताना चाहते हैं। लगातार विभाग कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर कार्रवाई के नाम कार्रवाई दिखावे की कार्रवाई। विभाग कहता है कि 3 पेड़ की परमिशन, दूसरा विभाग कहता है 8 पेड़ की परमिशन। आपने 73 पेड़ों का मुकदमा कर दिया एक पार्टी के ऊपर। 73 पेड़ों की लकड़ी का निकास कहाँ हुआ, कैसे हुआ? आपने 50 पेड़ों का जुर्माना कर दिया। उन 50 पेड़ों का जुर्माना जो आपने ले लिया, उनका निकास कब हुआ, कैसे हुआ? वन विभाग ने कब परमिशन दी? और सवाल हमारा ये है, 5,000 रुपये प्रति पेड़ आप जुर्माना कर देते हैं, बात मान ली हमने, तो जुर्माना ही अगर करना है तो इससे पहले 5,000 रुपये प्रति पेड़ लेके आप परमिशन ही दे दो ना। ये जुर्माने का ड्रामा किस बात का है? क्या वन विभाग के पास कोई ऐसी और धाराएं नहीं है? क्या उद्यान विभाग के पास ऐसी कोई धाराएं नहीं है? ये तो इस क्षेत्र का पर्यावरण पूरा का पूरा मिट्टी में मिला दिया, ख़त्म कर दिया इन्होंने। पेड़ के पेड़ साफ, बाग के बाग साफ, ट्रैक्टर चल जाता है, सब खत्म। ये तो हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर देंगे ये लोग। देखा जाए विकासनगर में बहुत सारा वृक्षों का पातन होता है, उसमें वन प्रजातियाँ और फलदार पेड़ों का बहुत बेरहमी से पातन किया जा रहा है। जिस क्षेत्र में भी देखो उधर पातन की शिकायतें मिलती हैं। अभी हाल में जो पातन हुआ है हमने उसमें FIR दर्ज की है 3 लोगों के नाम। और उसी के बगल में आजकल में एक प्रकरण हो रहा है कि वहाँ पर पेड़ों का पातन किया है, जिसमें बता रहे हैं कि 8 पेड़ों की परमिशन विभाग द्वारा दी गई है। तो उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि विभाग द्वारा सिर्फ 3 पेड़ों की परमिशन दी गई है, 5 पेड़ों का विभाग की तरफ से कोई परमिशन नहीं दिया गया है। वो उसमें आज देखा भी गया तो उसने 3 ही पेड़ आज काट के रखे हैं, जो परमिशन जो दी गई है उतने ही पेड़ उसने काट रखे हैं। मौके पे तो ज़्यादा पेड़ लगने नहीं, हमने काउंटिंग कर रखी है, आज भी काउंटिंग की है, मतलब यथावत हैं पौधे। तो क्या लगता है लगातार जो कटान हो रहा है, आपने अभी भी बात की थी मिली हुआ, किसका मिली हुआ कहा जाएगा ऐसे में? जो मतलब जो माफिया है उनके और ठेकेदारों की मिली भगत से ही ये सारे काम होते हैं। और पूरा विकासनगर इससे प्रभावित है।
मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट के पास जंगल में 32 साल के युवक की शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक सुनील पुत्र संतराम निवासी जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी कल शाम को जॉर्ज एवरेस्ट में दुकान से काम करने के बाद घर के लिए निकला था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। सुनील के भतीजे ने जब देखा कि सुबह सुनील दुकान पर नहीं पहुंचा तो वो घर देखने गया तो घर बंद था, जिसके बाद वह वापस जॉर्ज एवरेस्ट पर अपनी दुकान पर चला गया। वहीं उसने अपने परिजनों को बताया कि उसके चाचा सुनील दुकान पर नहीं आए और उनका फोन भी बंद जा रहा है। जिसके बाद परिजनों ने सुनील को ढूंढने की कोशिश की तो घर के पास जंगलों में सुनील पत्थरों के बीच फंसा हुआ था और उसका गला चाकू से कटा हुआ था। वहाँ चाकू भी उसके पास ही बरामद हुआ है। मृतक के शव को कब्जे में ले लिया गया है। वहीं जिस चाकू से मृतक का गला काटा गया है उस चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि वो पूरे मामले को हत्या की संभावना से देख रही है। वहीं पूरे मामले की जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मृतक के फोन कॉल की डिटेल भी निकाली जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इसको ये जो डेड बॉडी मिली है जॉर्ज एवरेस्ट के पास जंगल में, इसके गर्दन में चाकू का काफ़ी गहरा कटा हुआ घाव है। अभी हमारे नज़र में तो ये संदिग्ध है कि इसको हो सकता है मारा गया हो और हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और जो भी मृत्यु का कारण या जो भी इसके परिजनों से पूछताछ या उनसे बातचीत करके जो भी इसमें परिलक्षित होगा उस हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। अभी इसके डेड बॉडी के पास से चाकू भी बरामद हुआ है। ये सारी चीज़ें जांच का विषय हैं। जो भी जांच में प्रकाश में आएगा वो काम किया जाएगा। परिजनों से उतनी बात नहीं हो पाई है। जब उनसे वार्ता होगी और जो भी तथ्य निकल करके आएंगे सामने उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मर्डर की दृष्टि से भी आप जांच? जी बिल्कुल, हम मर्डर की दृष्टि से ही जाँच कर रहे हैं इसकी। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने यूक्रेन में फंसे होटेलियर हरीश पुंडीर के परिजनों से मुलाकात कर हरीश पुंडीर और नरेश कलूड़ा सहित उत्तराखंड के 5 लोगों से वीडियो कॉल पर बात कर उनका हाल जाना। ऋषिकेश के हरीश पुंडीर यूक्रेन की राजधानी कीव में रंगोली इंडियन रेस्टोरेंट में काम करते हैं और वो वहीं पर अंदर फंसे हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 16 पालतू हाथियों की ब्लड सैंपलिंग की जाएगी। इसके अलावा निजी स्वामित्व वाले 4 हाथी भी हैं, उनकी भी सैंपलिंग ली जाएगी जिससे उनकी DNA प्रोफाइल तैयार की जाए। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना का काम मार्च महीने तक पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि पालतू हाथियों का आज तक सही संख्या का पता नहीं लग पाया है। ब्लड सैंपलिंग से कॉर्बेट और अन्य क्षेत्रों में निजी स्वामित्व वाले पालतू हाथियों की संख्या का भी पता लग जाएगा। साथ ही इससे अवैध व्यापार में भी रोक लगाई जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निर्देशक राहुल कुमार ने बताया कि इससे पालतू हाथियों का डेटाबेस तैयार होने पर इनकी आयु, आनुवांशिकता समेत अन्य कई बिंदुओं पर जानकारी मिल सकेगी। CTR निर्देशक राहुल कुमार ने बताया कि जो भी कैप्टिव एलिफेंट है कॉर्बेट पार्क में इनकी सैंपलिंग का कार्य किया जाना है। इसके लिए दिशा निर्देश उच्च स्तर से प्राप्त हो गए हैं। इसमें हाथियों के ब्लड सैंपल लेकर इनकी DNA प्रोफाइल तैयार की जाएगी जो आगे चलकर रिसर्च या अन्य चीजों में काम आएगी। जो भी कैप्टिव एलिफेंट्स हैं टाइगर रिजर्व में हमारे 16 अभी कैप्टिव एलिफेंट्स हैं, उसके DNA सैम्पलिंग का कार्य किया जाना है। इसके लिए कम्युनिकेशन हमें प्राप्त हो गया है और साथ ही साथ जो किट हैं वो भी प्राप्त हो गई हैं। इसका जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करके इसकी DNA प्रोफाइलिंग की जाएगी। जितने भी हमारे एलिफेंट्स हैं उसके DNA प्रोफाइलिंग का काम किया जाएगा, जो हमारे पास एक डेटाबेस होगा और इसके बाद जब भी इनकी ज़रूरत होगी उसके आधार पे इस पे फर्दर रिसर्च या स्टडी की जा सकेगी। जनपद नैनीताल के विकास भवन में बने कई कार्यालयों का आयुक्त दीपक रावत ने औचक निरीक्षण कर अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें कि कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने विकास भवन परिसर के जिला विकास कार्यालय, परियोजना निदेशक, DRDA, पशु चिकित्सा, कृषि विभाग, उद्यान विभाग आदि विभागों का औचक निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त दीपक रावत ने कर्मचारी के पेंशन, कोर्ट केस, सर्विस बुक, ACP, पदोन्नति, उपस्थित पंजिका, आय व्यय से संबंधित बिलों का अवलोकन किया। आयुक्त दीपक रावत द्वारा संबंधित कर्मचारियों के पटलों के कार्यों की गहनता से जानकारी ली गई। आज मैंने कुछ जो इसमें मेजर ऑफिसेज हैं और उनका इंस्पेक्शन किया, जिसमें DDO साहब का ऑफिस है, PD का है, DHO साहब का है, RWD का है, पशुपालन का है, कृषि का है। मोटे मोटे तौर पे ऑफिसेज देखे और ये यहाँ पे मैंने अच्छी चीज़ देखी कि लगभग जो पेमेंट्स थे जो वित्तीय वर्ष के अंत में हो जाने चाहिए टारगेट क्लोजर के, वो सारे हो गए हैं। रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी यहाँ पे अच्छा है। केवल 2-3 चीज़ों पे मैंने यहाँ पे करने को कहा। एक तो जो भी डाक ऑफिस में आती है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, वो अनडेटेड ना आए, क्योंकि इसमें फिर कई बार ये नहीं पता चल जाता कि कब से चीज़ें टली हुई हैं, कब लटकी हुई हैं। ट्रांसपेरेंसी में कमी आती है। दूसरा, जो गार्ड फाइल यहाँ पे मेंटेन हो रही है वो अपडेटेड नहीं है, उसको अपडेट करने के लिए कहा है। और बाकी इन जनरल जो यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।
है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।